अब्राहमिक रिलीजन की ट्रेट है, और उसमें भी विशेष तौर पर 500 साल पहले जो प्रोटेस्टेंटिज्म का उदय हुआ, उस समय जो विचार चलता था दुनिया में, तो ह्यूमन बीइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारा क्रिएशन उसके हैप्पीनेस के लिए है। हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो था वो इंद्रिय सुख ही उसका कॉन्सेप्ट था, और इसके कारण वो रास्ता ही एक हो गया। और वो रास्ता जो होता उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव जुडाइक थिंकिंग। जो भी उसकी धारा बनी, मैं ही ठीक हूँ, मेरा ही रास्ता ठीक है, मेरे ही रास्ते से गोल तुमको मिलेगा। गोल है मैक्सिमम हैप्पीनेस का, और वह हैप्पीनेस तो मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस, वही सब कुछ है। ये एक्सक्लूसिव जुडाइक थिंकिंग से जो भी संप्रदाय बने, उसमें मार्क्सिज्म भी है, गॉडलेस रिलीजन के नाते से वो है। अन्यथा बाकी रिलीजियस ट्रेट्स ही हैं। वही एक्सक्लूसिव जुडाइक थिंकिंग मार्क्सिज्म में भी है कि हम ही ठीक हैं, बाकी नहीं ठीक हैं, बाकी सबको हीदन्स में क्लब करना, बाकी सबको काफिर में क्लब करना। ऐसा ये एक परंपरा है जो एक्सक्लूसिविस्ट है। लेकिन एक्सक्लूसिविस्ट जब बनेगा तो कॉन्फ्लिक्ट और यही उसका अंत होगा। तो युद्ध, हिंसा, विनाश, मृत्यु, यही उसका अंत होता है, जो इस बार इतिहास में भी मानव के देखने में आया है, 500 साल पहले भी। उसमें से जो नेशनलिज्म भी स्टेम हुआ है, वो यूरोप की अपनी बैकग्राउंड में हुआ है। क्लानिश कबीलों की आपसी लड़ाइयाँ, और बड़े कबीलों की संख्या बढ़ जाए तब जीतेंगे, इसलिए इनह्यूमन, अननेचुरल डीलिंग्स, एंटी नेचर डीलिंग्स, ये सब हुई हैं, और उसके कारण नरसंहार, जेनोसाइड्स हुए हैं। उसी में बहुत 150 ऐसे क्लान्स थे, और वो सब इकट्ठे हुए। उसमें स्थिति ऐसी, लड़ाई चली, 100 साल तक लड़ते रहे, ये शांति नहीं हो पाई थी। उसके बाद ही 1648 में वेस्टफालिया जर्मनी का स्थान है, वहाँ पर इकट्ठे हुए, साल भर इकट्ठे हुए। उसमें से जेनेसिस होती है नेशनलिज्म की अर्ज का। उसमें से नॉन इंटरफेरेंस इनटू अदर्स और सॉवरेनिटी ऑफ द नेशंस, उसमें से कॉन्सेप्ट के नाते उभरती है, दैट इज 1648। उसके भी 100 साल 150 साल बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, तो उसी को मैच्योरिटी मिलती है। लेकिन बेसिक जो उसकी फ़िलासफ़ी है, उसमें से आइडियोलॉजी बनती है। आइडियोलॉजी में से ही गोल ऑफ लाइफ बनेगा, मटेरियलिस्ट होगा। फिर वो अगर बनेगा तो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ उसके अनुसार बनेंगी। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ को जीने वाले आइकॉन्स ऑफ लाइफ भी उसके अनुसार बनेंगे। उससे कंड्यूसिव जो होगा, वही आइकॉन्स जैसा जिएंगे, वैसा ही सामान्य जन का लाइफस्टाइल हो जाएगा। उस लाइफस्टाइल को एकम्प्लिश करने के लिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स इंस्ट्रूमेंट के नाते काम करेंगे। उन इंस्ट्रूमेंट्स के कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट ये उदय होगा। आप देखेंगे पिछले 500 वर्षों में यही धारा रही है, और उसमें 100 ईयर्स क्रूसेड भी हुआ, झगड़ा लड़ाई बहुत हुआ, और सब जगह युद्ध, हिंसा। अंत भी क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद भी क्या हुआ? कम्युनिज्म भी गॉडलेस रिलीजन का, मैंने कहा, एक प्रकार है। तो सेमेटिक जुडाइक थिंकिंग, एक्सक्लूसिव जुडाइक थिंकिंग का ही एक उदाहरण मार्क्सिज्म भी है। इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट जो हम कहेंगे वो ठीक है, इस इक्वल टू उसमें से प्रोलेटेरिएट गायब हो जाता है, डिक्टेटरशिप रह जाता है। फिर उसमें उससे भी सुपर जो रहेगा वो आगे आएगा। तो उसमें डेमोक्रेसी में जो ईविल होने के बावजूद लीस्ट ईविल है वो, क्योंकि करेक्टिव मैकेनिज़्म है। डिक्टेटरशिप में तो करेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं होता है। तो उसके सारी जो दोष रहेंगे वो सामान्य लोग ही तो उससे सफ़र करेंगे। तो जिनके सुख के लिए आप स्टेट इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दोज हु कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं, डिप्राइव्ड लोग रहे ही, और वो कोई वॉइस भी उनका नहीं रहा। बाकी जगह तो चिल्लाने की गुंजाइश थी, यहाँ चिल्लाने की भी गुंजाइश नहीं रही। तो दुनिया का आप देखेंगे, इसमें यूरोप की अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री वो कारण रही है। भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री वो रही नहीं है। इसलिए भारत के राष्ट्रवाद को, वहाँ के राष्ट्रवाद जिसमें प्रोटेक्शनिज्म है, जिसमें xenophobia है, जिसमें एक्सपेंशनिज्म है, टेकिंग प्राइड इन एक्सपेंशनिज्म, और एकाधिपत्य है, उसमें कब्जा करना है, ये सब ट्रेट हैं
वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के नेशनलिज्म का उद्गम है। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ है। तो हमको ही सब कुछ होना चाहिए, ये जो बेसिक टेंडेंसीज है। हेगेमोनिस्ट आइडिया कमिंग फ्रॉम नेचुरली supremacy in the mind, that we are superior to others, we are destined, we are sent, we are the messengers. That trait comes into others also. ये होता गया। देखिए, मटेरियलिज्म अगर रहेगा तो उसका फॉल आउट होगा, उसका नेचुरल करोलरी रहेगा डिक्टेटरशिप और उसमें से जेनोसाइड। जैसे आप गौर करिए, चीन की बात आपने उठाई, 1949 में मौत से तुंग आए थे। उसका आपको मालूम है 1937 टू 1945 लॉन्ग मार्च हुआ था। मानवता के इतिहास में इतना ज़्यादा ऑर्डुअस जर्नी, इतने ऑड्स को फेस किया, तो ह्यूमन बीइंग की टॉलरेंस की पराकाष्ठा का वो चित्र था। और यूनान पहुँचे थे वो लोग, 4 साल बाद माओ से तुंग बने। लेकिन भैया 60-61 होते हुए क्या हुआ, 70-80 होते होते क्या हो गया चीन का। तो एक अखबार में छपा ना कि लिन प्याओ मारे गए। क्यों? हवाई दुर्घटना में मरे। क्यों हवाई दुर्घटना में मरे? क्योंकि वो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। अब ये क्या है? करेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होना। तो उसके बाद उपाय क्या था? और ज़्यादा चालाक लोग। अंत में क्या हुआ? गैंग ऑफ 4 बना। तो जो लोफ्टी आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स और ड्रीम्स थे 1949 के, और लाइक 1000 पावर्स ब्लूम के नाते से प्रोलेटाइजेशन ऑफ द होल इंटेलेक्चुअल्स, रिलीजियस क्लर्जी को जिस तरह से मजदूर बना दिया गया था, इन सब के बावजूद भी हासिल क्या हुआ? इसलिए हम मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन उपाय नहीं है, वो सहायक हो सकता है। कोडिफिकेशन एंड व्यवस्था परिवर्तन जो रेगुलेशंस का विषय है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानस परिवर्तन है, मेंटल ट्रेंड। हाँ, क्यों? उसका कारण है, जब आप मटेरियलिस्ट ही रहेंगे, हर कुछ इसी दुनिया में है और मनुष्य ही करेगा, और ये सारी दुनिया एक ऑर्डर है, किसी और ने भी इसमें बनाया होगा। ये मैकेनिक दिमाग नहीं है, मैकेनिक मशीन टाइप, हाँ मशीन टाइप नहीं है सृष्टि, और इसको बनाने वाले में ही है कोई। ये जब तक एक विश्वास नहीं, निष्ठा नहीं बनती, देयर इज समथिंग सुपीरियर टू मी विच मे गवर्न मी ऑल्सो, विच मे डायरेक्ट मी ऑल्सो, विच मे गाइड एंड प्रोटेक्ट मी ऑल्सो। ये नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, तो कुछ भी नहीं होगा तो बिना डोर की पतंग हो जाएगी। वैसे ही हवा के जहाँ चलेगी वहाँ चलेगी। आखिर यही फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी क्या हुआ था? यही हुआ था। बेसिक एडिफिस जो थॉट प्रोसेस का होना चाहिए, वो जब तक स्पिरिचुअल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनती है। अलग अलग दर्शन इस बात के अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग ढंग से देखते हैं लोग, इसलिए दर्शन है वो। इसलिए वो सुप्रीम बीइंग है तो उसका रिलेशन, जब परमात्मा है तो आत्मा से क्या संबंध है? तो भैया जीव, जगत, जगदीश, तीनों के स्वरूप, तीनों की डायनामिक्स, तीनों के इंटर रिलेशंस, इसको ही डील करना, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही स्पिरिचुअलिज्म है। इसमें अपनी अपनी बैकग्राउंड, अपनी अपनी सीढ़ी जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से व्यू करेंगे तो उसमें शेड्स ऑफ डिफरेंस इन व्यूइंग आएगा। उसी में से षट दर्शन हुए। कोई अद्वैतवादी हो जाएगा, कोई विशिष्टाद्वैतवादी हो जाएगा, कोई कहेगा नहीं आत्मा परमात्मा का अंश होगा, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर बिना रहे कैसे चलेगा। कोई कहेगा नहीं ये तो घट-पट, कई तरह के छोटे ऐसे विवाद, माइन्यूट विवाद हैं, लेकिन मोटे तौर पर देयर इज समथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड मी, इस पर तो सहमत हैं। वो क्या है इसके समझने में अंतर है। तो ये जो बेसिक कोई समथिंग बियॉन्ड मी ऑल्सो एग्जिस्ट, इतना भर जीना एहसास है, वही फिर लाइफ के गोल को भी सबलाइम करती है। तो सब्लिमेशन उससे कारण हो जाता है। उसके कारण
लिव एंड लेट लिव, उसके कारण ही और आगे स्टेज बनती है इवोल्यूशन की, स्पिरिचुअल मार्च की, वो है लेट देम लिव देन आई विल लिव। तो जियो, जीने दो नहीं, जीने दो तब जियो, ये भारत में हो पाता है। और उसमें भी गौर करिए तो भारत में केवल मनुष्यों को ऐसा ब्लेस्ड नहीं माना है, सर्वभूत हिते रतः अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सारी ही प्रकृति के हिस्से में जितने भी हैं, तो एनिमेट इनएनिमेट मैटर सबके लिए, इसलिए उसमें से शांति मंत्र आता है, जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापः शांति, तो जमीन का भी शांति हो, जल की भी शांति हो, सभी पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएँ उनके स्वभाव में स्थित हों, ये शांति मंत्र चाहता है। तो इतना बड़ा कैनवास, इतना बड़ा फ्रेम, ये भारत की विशेषता है। इसमें से जो वैल्यूज़ निकलते हैं ना, उसमें से रंतिदेव पैदा होते हैं, जो अपने अकाल चल रहा था, सारा महल का दे दिया था अकाल में, आखिरी में एक मोरसल उनके अपने लिए बचा था, नहीं तो वो मर जाते। तो भी द्वार पर आ गया एक परिवार, हम लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने अपना ग्रास दे दिया और खुद मर गए। तो ये भी उत्पन्न हो पाता है इसमें से, इसके ग्रेट पोटेंशियल से नहीं, इसके डायमेंशन से है। क्या आप हमारे देखिए, वेल्थ क्रिएशन को आप डोंट यू सी वेल्थ क्रिएशन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? हाँ, क्यों नहीं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह, कर्म करता हुआ ही मनुष्य 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। शतहस्त समाहर सहस्र हस्त विकिर, 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दान करो। किस जहाँ कहीं भी अभाव, तुम कस्टोडियन हो मनुष्य के नाते, बाकी सब तो नेचर के अधीन हैं। तुम अगर करनी करो तो नारायण बन जाओ। तुम में ये पोटेंशियल है उस परम से जुड़ने का, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बाकी तो प्रकृति के वश में है। तुम कर सकते हो, और तुम अगर कर सकते हो तो जीवन तो ऐसा जियो, जीवन ऐसा जियो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। उसमें से सोसाइटी में जो वैल्यूज़ बनेगा, जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो लाइफस्टाइल बनेगी, उसमें से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव होगा ही। फिर यज्ञ दान तप नत्याज्यम कार्य में वही, और यज्ञ का मतलब ही सबकी चिंता करना, दान का मतलब ही सबकी चिंता करना, क्योंकि सबके सुख में हमारा सुख है। हम अकेले आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकते, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, सब मिलाकर एक एंटिटी है, होलसम है। उसमें अकेले का केवल विचार करेंगे तो बात बनेगी नहीं। It's a fantastic moralistic stand, but can it be institutionalized? हाँ, 200 साल पहले भी इकोनॉमी की दृष्टि से भारत सबसे अमीर देश था। भारत के सबसे कमज़ोर इंसान, लैंडलेस लेबरर, उसका खाना खुराक यूरोप के किसान से बेहतर था। वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 26% था। तो हमारे देश को प्रॉस्पेरिटी को समझ करके ही तो कॉलोनियलिस्ट आने की कोशिश किए थे। दरिद्र लोगों को सेवा करने के लिए तो आने वाले वो लोग थे नहीं, एक्सप्लॉइटर्स थे। इसलिए वो स्वयं प्रमाण है भारत की उस समय की स्थिति का।